हाँ जी, नमस्कार सभी को। कैसे हैं आप लोग? मैं रामचंद्र आप सभी का स्वागत करता हूँ कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस। अपन बात कर रहे थे आरपीएफ एसआई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में। और आज हम बात करने वाले हैं जो 3 दिसंबर 2024 का आरपीएफ का पहला पेपर हुआ था फर्स्ट शिफ्ट में, उसी के क्वेश्चनों की बात करने वाले हैं। और देखेंगे कि अब जो क्वेश्चनों का पैटर्न था वो किस प्रकार का था। देखो, पहला क्वेश्चन दे रखा है, पढ़ो आराम से। यदि y की क्यूब -1 का व्युत्क्रमानुपाती x है तो y बराबर 3 रखने पर x का मान 6 होता है, तो y बराबर, अपन अगर y की जगह 7 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो, y की क्यूब -1 का व्युत्क्रमानुपाती 1/x है। व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह हटा दो, बराबर के एक अचर पद ले लो। अब बोल क्या रहा है, y की वैल्यू 3 रखेंगे तो x की वैल्यू 6 आएगी। y की वैल्यू 3 रखेंगे, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 गया तो 26, बराबर के। तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? 6। 6 रख दो। तो k की वैल्यू क्या, 6 को इधर ले जाओ, 26 से गुणा कर दो। ठीक है। अब क्या बोल रहा है, अगर y की वैल्यू 7 रखेंगे तो x की वैल्यू क्या आने वाली है? y की वैल्यू 7 रखेंगे, 7 का क्यूब क्या होता है? 343। 343 में से 1 गया तो 342, बराबर k की वैल्यू क्या आ गई? 26 गुणा में 6, बराबर x। x को इधर ले जाओ, 342 को नीचे ले जाओ, तो x बराबर 26 गुणा में 6 भाग में 342। काट दो, इसको काटा पीटी कर दो, 6 से काट दो, 6 पंजा में 30 और 7 छिंग 42, 57। आगे कट रहा है 26/57, तो x की वैल्यू आने वाली है 26/57। आगे नहीं कट रहा। देख लो इसमें 26/57, ऑप्शन नंबर 1। चले बढ़े आगे की ओर, पूछ करे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 41 संख्याओं का औसत है 16। 41 संख्याओं का औसत दे रखा है 16, तो 41 संख्याओं का योग ये हो जाएगा। नेक्स्ट, पहली 17 संख्याओं का औसत दे रखा है। तो 41 संख्याएं हैं, उसमें से पहली 17 संख्याओं का औसत दे रखा है कितना? 27। तो पहली 17 संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 17 गुणा 27। ठीक है। फिर अंतिम 25 संख्याओं का, लेकिन देखो 17 और 25 को जोड़ेंगे, 17 और 25 को जोड़ेंगे तो टोटल 42 आने वाला है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो 17वीं संख्या है उसको 2 बार काउंट कर रखा है। 17 संख्याओं में भी कर रखा है और अगली 25 संख्याओं में भी 17वीं संख्या को काउंट कर रखा है। अब बोल क्या रहा है, यदि प्रारंभ से 17वीं संख्या हटा दी जाए तो अपने को पता है कि 17वीं संख्या कैसे आने वाली है। दे रखा है अपने को 25 संख्याओं का औसत दे रखा है 26। ठीक है। लेकिन बोल क्या रहा है कि जो 17 संख्या है उनमें भी 17वीं संख्या आ गई, 25 संख्या है उनमें भी 17वीं संख्या आ गई। देखो, 41 संख्याओं का औसत 16 दे रखा है, तो इनको 41 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा? 16 से गुणा कर दो, 16 एकम 16 हासिल 1, 16 चौको 64, 1 65। ठीक है। 17 को 27 से गुणा करो, 17 पर 85, 17 चिकी 102, 17 7 119 हासिल 11, और 17 दूना 34 और 11 45। ठीक है। 25 को 26 से गुणा करेंगे तो 650। जैसे 25 को, इसको 26 को 25 मानो, 25 का स्क्वायर 625। एक कितना बढ़ा रहा है? केवल एक आगे बढ़ रहा है। 625 में 25 और जोड़ दो, 650। अब अपन इन दोनों को जोड़ देंगे तो दोनों संख्याएं कितनी जुड़ के हुई? 42। 42 में ये घटा देंगे तो 17वीं संख्या आ जाएगी अपने पास। 17वीं संख्या की वैल्यू कैसे आएगी? दोनों को जोड़ो, 9, 5 और 5 10 का 0 हासिल 1, 4 4 10 1 11। इसमें से अपन घटा देंगे किसको? 41 संख्याओं के योग को, तो अपनी जो आने वाली है वो 17वीं संख्या आ जाएगी। 9 में से 6 गए तो 3, यहाँ 0 है, 1 ले लो, 10, 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 10, 10 में से 6 गए तो 4। तो अपनी 17वीं संख्या की वैल्यू आ रही है वो 453 आ रही है। ठीक है। अब बोल क्या रहा है, यदि 17वीं संख्या को हटा दिए, टोटल संख्याओं का योग कितना सा? 656। 656 में से अपन अगर 453 17वीं संख्या की वैल्यू घटा दे तो 40 संख्याओं का योग कितना रहने वाला है? 6 में से 3 गए तो 3, यहाँ 0, यहाँ 2। 40 संख्याओं का योग से लेके 40 संख्याओं का रहने वाला है 203। औसत पूछ रहा है तो 40 का भाग दे दो। ठीक है। 4 का भाग दे दे, 4 पंजा में 20, 0 पॉइंट लगा दो, 7 चौक 28 और 5 चौक 20, नीचे 10 और है, पॉइंट को उठा के इधर रख दो, तो वैल्यू आने वाली है वो क्या आने वाली है? 5.075, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। आया समझ में? अपने को 41 संख्या का औसत दे रखा था,
फिर 17 संख्याओं का औसत, फिर 25 संख्याओं का, दोनों को जोड़े। अगर 17 और 25 को जोड़ते तो 42 नंबर आते हैं, तो संख्याएं कितनी होगी? 42। ठीक है, मतलब क्या है कि ये जो 17वीं संख्या है उसको दोनों तरफ काउंट कर रखा है, 17 में भी कर रखा है और 25 में भी कर रखा है। पूछ रहा है कि 17वीं संख्या को हटा दे तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा। बढ़े आगे की ओर, चलो नेक्स्ट। 410 रुपए प्रति सैकड़े की दर से 400 संतरे खरीदे, मतलब 100 संतरों का मूल्य कितना है? का मूल्य दे रखा है कितना? 1410 रुपए, और खरीद कितना रहा है? 400। तो इसको 4 से गुणा कर दो दोनों तरफ, तो टोटल वैल्यू कितनी आई? 0 4 14 चौको 56। तो अपना जो मूल्य लगा टोटल 400 संतरों को खरीदने में, वो कितना रहेगा? 5640 रुपये। अब बोल क्या रहा है कि 960 रुपये का लाभ कर दिया, तो इसमें चढ़ा दो 960, 0 0 और 56 और 9 65, 65 एक 66। अपने पास आ गया कि 400 संतरे खरीदे ना, तो अपनी वैल्यू जो इसका सेलिंग प्राइस है 400 संतरों का, क्योंकि अपना ये तो कॉस्ट प्राइस हो गया और ये अपना प्रॉफिट हो गया, तो सेलिंग प्राइस ये हो गया। मतलब जो विक्रम मूल्य है, लागत मूल्य अपना 400 संतरों को खरीदने का लागत मूल्य 5640 और 960 रुपए का प्रॉफिट लाभ हो गया अपने को, तो टोटल सेलिंग कितने की हुई? 6600 रुपए की। मतलब 400 संतरे बेचे, कितने में बेचे? 6600 रुपए में। पूछ क्या रहा है? पूछ रहा है कि प्रति दर्जन संतरे का विक्रम मूल्य, दर्जन में कितने होते? 12 संतरे, एक दर्जन में 12 संतरे होते हैं। 400 संतरों का मूल्य, विक्रम मूल्य दे रखा है 6600, केवल अपने को 12 संतरों का विक्रम मूल्य चाहिए। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 12 कैसे करेंगे? इधर 3 से गुणा कर दो, इसको भी 3 से गुणा कर दो, 36 18 हासिल 1, 36 18 1 19, 198 रुपये 12 दर्जन। 12 दर्जन नहीं, एक दर्जन संतरों का विक्रम मूल्य 198 रुपये, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आए समझ में? नेक्स्ट नेक्स्ट एक वैल्यू दे रखी है, इसमें y का मान निकालना है अपने को, y का मान ज्ञात करना है। 24 गुणा में 9 गुणा में 720, और इसके भाग में क्या दे रखा है? 2304। इसका निकालना है अपने को वर्गमूल। तो संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे? देखेंगे कि यूनिट डिजिट क्या है, इसकी यूनिट डिजिट है, किसी संख्या की यूनिट डिजिट देखेंगे। यूनिट डिजिट क्या है? 4। 4 किसका वर्ग करने से आ सकता है? या तो 2 का वर्ग करो या 8 का वर्ग करेंगे तो 4 आ सकता है। 2 का स्क्वायर 4, 8 का स्क्वायर 64, 64 में भी 4 आ रहा है और 2 में भी 4 है। फिर 2 अंकों को हटा दो, सही है। फिर बच रहा है 23। जो 23 है वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच में आ रहा है? ये तो 4 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, कितना? 16, और 5 के स्क्वायर के बीच में। इन दोनों संख्याओं का स्क्वायर करेंगे तो इसके बीच में आ रहा है 23। तो जो इन दोनों में से छोटी वाली संख्या ले लो, बड़ी वाली को छोड़ो। अब क्या करो? अब करना है, अब अपने पास दो संख्या है कि जो 2304 है, या तो 42 का स्क्वायर हो सकता है या फिर 48 का स्क्वायर हो सकता है। इन दोनों में से केवल एक छांटनी है। कैसे छांटेंगे? दोनों को गुणा करो, 4 को और 5 को गुणा करेंगे तो 20। तो गुणा का अपने गुणनफल आया दोनों का, जो संख्या थी वो गुणनफल से बड़ी है। जो अपने पास संख्या 23 थी, इन दोनों के गुणनफल से बड़ी है, तो बड़ा वाला लेंगे, छोटा वाला हटा दो। तो मतलब जो इसका वर्गमूल आने वाला है वो 48 आने वाला है, बराबर y प्लस 925। ठीक है, काट दो 24 को, 24 दूना 48, 2 से काट दो 360, इसको गुणा कर दो 0, 9 छिके 54 हासिल 5, 9 × 27 और 5 32, 3240। केवल y की वैल्यू निकाली है तो 925 इसमें से घटा दो। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ कितना हो गया? 3, 3 में से 2 गए तो 1, यहाँ कितने थे? 32, 32 में से 9 गए तो 23। तो y की वैल्यू आने वाली है अपने पास 2315। 2315 ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर। ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, केवल अपने को ये जो 2304 है इसका वर्गमूल निकालना है और जोड़ बाकी करनी है। नेक्स्ट, खेल के दौरान राघव ने 60 रुपए अंकित मूल्य की एक नोटबुक को 25% की छूट पर खरीदा और जो 80 अंकित मूल्य की के पेन को 25% की छूट पर खरीदा। तो उस सेल के दौरान उसे कितना बचत हुआ? अब देखो बचत कैसे हुआ? कोई सेल लगी और उसे छूट मिली, जो जितनी छूट मिली है राघव को उतना ही उसका बचत हो रही है। देखो नोटबुक का अंकित मूल्य कितना? 60, उस पर छूट कितनी दे दी? 25% का, मतलब 1/4 प्लस फिर क्या था? 80 रुपए पेन का मूल्य था, उस पर उसको छूट मिल गई 1/4। तो ये जो छूट मिली यही राघव की बचत है। तो 60 का 1/4 15, 80 का 1/4 20, तो दोनों को जोड़ दो 35।
ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इसमें कुछ नहीं पूछ रहा, जो राघव की बचत है वो निकालनी है। राघव को कब बचत होगी? जब वो किसी वस्तु पर उसको छूट मिलेगी, जितनी छूट मिलेगी वही उसको बचत होगी। अगर छूट नहीं मिलती तो उसको जो जितना पेमेंट है, कितना 60 और कितना 80, टोटल 140 देना पड़ता। लेकिन दे रहा कितना है? 35 की छूट हो गई, 105 रुपये दे रहा है। क्यों? कोई सेल है, सेल के दौरान उसे छूट मिली है, तो जो छूट मिली वही राघव की बचत है। आगे बढ़े, आगे की ओर चलो, अगला क्वेश्चन देख लो। देखो, साधारण भिन्न के रूप में व्यक्त करना है, कैसे मैंने बता रखा है। ऊपर 0.23 के ऊपर बार है, कितनी संख्या ऊपर बार है? 2 संख्याओं पर। अब देखो कैसे करेंगे, 23 का 23 लिख लो। ठीक है, फिर हर में क्या लिखेंगे? बट्टा में 2 संख्याओं बार है, 2 पे 2 बारी 9 लिख दो। ठीक है, अपना पास ये भिन्न आ गई। नेक्स्ट 54 है, 54 का 54 लिख दो। 2 संख्याओं पे बार है, 2 बारी 9 लिख दो। प्लस पॉइंट के बाद में 3 है, तो 3 का 3 लिख लो। और कितनी संख्या पर बार है? केवल एक। यहाँ हर में 99 है, यहाँ 99 है, यहाँ एक बारी 9 है, मतलब केवल 9 है। इसको 99 बनाने के लिए ऊपर ऊपर नीचे 11 से गुणा कर दो। क्यों? क्योंकि हर सेम हो जाएगा, अपने को एलसीएम लेने, लघुत्तम लेने में आसानी होगी, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी अपनी। ले लो एलसीएम, 99 99 ले लो। 23 प्लस 54 प्लस 11 तिया 33, सभी को जोड़ दो। 4 3 7 और 3 10, हासिल 1, 5 और 3 8 और 2 10 रे 11 बटे 99। 11 से कट रहा है, 11 का भाग जा रहा है ना 99, 9 बारी बच गया क्या? ऊपर 10 बच गया, नीचे 9। ये अपना भिन्न हो गई है क्या कहीं ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मान लो यहाँ तो पॉइंट दशमलव के बाद सीधा 2 3 पर बार दे रखा है, कहीं ये दे रखा होता 0.023 पे, केवल 3 पे बार दे रखा होता, तो ये भी मैंने आपको निकालना बताया। कैसे? दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 3 संख्याएं, 1 2 3। बार किस पे है? केवल 3 पे। तो क्या करेंगे? 23 लिख लो। ठीक है, क्योंकि दशमलव के आगे जो संख्या बाहर उठा के देखोगे तो क्या निकल के आएगी? केवल 23। 23 लिख लो। कितनी संख्याओं पे बार नहीं है? 2 संख्याओं पर। 2 संख्या कौन सी है? 0 2, तो इसमें से 0 2 घटा दो। फिर जो हर में लिखेंगे, क्या कितनी संख्या पे बार है? एक संख्या पे, तो एक बारी 9 लिख दो। कितनी संख्या पे बार नहीं है? 2 पे बार नहीं है, तो 2 बारी जो 2 लिख दो, 0 लिख दो, सॉरी 2 बारी 0 लिख दो। 23 में से 2 घटा दो, 21 बटे 900। आया समझ में? नेक्स्ट कैलकुलेशन करनी है। देखो यहाँ देखो, ऑप्शन देखो, अपने को प्रश्न में 23 गुणा में 7 दिख रहा है। इस पे मत छोड़ो, ऑप्शन से बताता हूँ मैं आपको इस क्वेश्चन को, बाद में इमेज तरीका भी लगा दूंगा। जो ये क्वेश्चन है मैं केवल ऑप्शन से बता रहा हूँ आपको। 23 गुणा में 7 है, मतलब जो ऑप्शन है होगा वो या तो 23 का मल्टीपल होगा या 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल ये है, ऑप्शन नंबर 4 नहीं है, हटा दो। 3 7 का मल्टीपल है, नहीं है। ऑप्शन 2 भी 7 का मल्टीपल है, ऑप्शन 1 भी 7 का मल्टीपल है। अब देखो 7 का मल्टीपल हो गया, 23 का मल्टीपल देख लो। केवल अपने 2 ऑप्शन है, एलिमिनेट 50-50 करेंगे, कौन बनेगा करोड़पति में? 50-50 हो गए, 2 एलिमिनेट हो गए, हट गए, बचे कितने? 2। ए ऑप्शन 1 है 2। अब देखो इनमें से भी अपने को 1 हटाना है। 23 का मल्टीपल देख लो, क्योंकि संख्या भी 23 का मल्टीपल है। आगे कहीं भाग गुणा को नहीं दे रखा, आगे 23 का कहाँ भाग नहीं दे रखा, या जो डिवाइड है वो 23 का नहीं दे रखा, तो संख्या 23 से मल्टीपल भी होनी चाहिए, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन से बता दिया। अब देखो मैं इसको वैसे करना बता रहा हूँ। 23 गुणा 7 कितना होता है? 161 गुणा 6 का 6 में भाग देखो एक बार, 1 गुणा 17 में से 13 गए तो 4, 4 में 4 का भाग दोगे तो 1, तो 161 को 1 से गुणा करोगे तो 161 ही तो आने वाला है, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? नेक्स्ट, अनमोल अपनी यात्रा 16 घंटे में पूरी करता है। जो यात्रा की आधी दूरी है, माना कि कुल दूरी जो यात्रा की है वो अपन ने मान ली डी दूरी। ठीक है, अब आधी दूरी, इसमें से डी में से आधी दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। ठीक है, और जो बाकी की आधी दूरी है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो यात्रा की लंबाई जो अपने डी की वैल्यू ज्ञात करनी है, कैसे करेंगे? समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है, आपको पता है, समय बराबर टाइम नहीं, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। ठीक है, समय कितना दे रखा है? टोटल 16 घंटे, टोटल 16 घंटे। अब देखो आधी दूरी डी बटा 2 किस साल से?
30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। फिर अगली आधी दूरी किस चाल से? 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। ठीक है, देखो 16 बराबर डी, ऊपर डी, नीचे 30 को 2 से गुणा करेंगे 60, फिर ऊपर डी 50 को 2 से गुणा करेंगे 100, डी को कॉमन ले लो और एलसीएम ले लो। 60 गुणा में 100 प्लस 100 को 60 से जोड़ेंगे 160, बराबर में 16 है ही। तो देखो 16 से 16 कट गया। ठीक है, 1 0 से 1 0 कट गई, यहाँ 1 बच गया, यहाँ ऊपर डी बच गया, नीचे 600। तो 600 को इधर ले जाओ तो डी की वैल्यू क्या आने वाली है? 600, डी की वैल्यू 600 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, अपन ने कुछ नहीं किया, अपने को बेसिक पता है। बेसिक का मतलब फॉर्मूला पता है, समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, जैसा बोला है वैसा कर लिया। नेक्स्ट, एक 6 अंकों की संख्या है, ये वाली 31, 88 और 33। अब बोल क्या रहा है, अगर 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो इसमें क्या जोड़े कि 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मतलब ये जो संख्या है 11 से पूरी बार नहीं जा रही है, इसमें ऐसा कुछ संख्या कम है जिसके कारण 11 से नहीं कट रही है। कैसे करेंगे? 11 से भाग दे लो, 11 दूना में 22, कितने बच गए? 9, 8 उतार लो, 11 8 88, कितने बच गए? 10, फिर 8 उतार लो, 11 नाम 99, कितने बच गए? 9, 3 उतार लो, 11 8 के 88, कितने बच गए? 5, 3 उतार लो। ठीक है, 11 चौक 44, कितने बच गए? 9। 9 शेषफल आ रहा है, मतलब पूरी जो संख्या दे रखी है इसमें अगर 11 से भाग करेंगे तो 9 शेषफल बच रहा है। तो 9 में क्या जोड़े कि 11 से डिवाइड हो जाए? 2 जोड़ दो। 9 में अगर 2 जोड़ दे तो संख्या 11 हो जाएगी ना पूरी। अगर इस संख्या में 2 जोड़ देंगे तो पूरी जो संख्या बन रही है अपने पास 31, 88 और 35, ये 11 से कटने वाली है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, आया समझ में? नेक्स्ट, फिर से वही कि एक कैलकुलेशन दे रखी है 26 गुणा में 5 गुणा में 882, और इसके नीचे दे रखा है 2401 का वर्गमूल। तो अभी मैंने बताया कि वर्गमूल कैसे निकालेंगे किसी संख्या का। 2401 दे रखी है, ठीक है। यूनिट डिजिट उठाओ, इस संख्या को यूनिट डिजिट उठाओ, क्या आ रही है? इस संख्या का इकाई का अंक आ रहा है 1। 1 कब आता है? या तो 1 का स्क्वायर करेंगे या 9 का स्क्वायर करेंगे। 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब फिर इसको काट दो, बस इसका काम हो गया पूरा। बचा क्या? 24। तो 24 संख्या है, वो किन दो संख्याओं के स्क्वायर के बीच आ रही है? तो 24 संख्या है वो या तो 4 का स्क्वायर के बीच आ रही है या 5 के स्क्वायर के बीच। इन दो संख्याओं के बीच क्या आ रही है? 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, इन दोनों संख्याओं के बीच में आ रही है 24। तो इनमें से छोटी वाली संख्या ले लो, 41 और 49। अब अपने पास दो आ गई, एक तो 41 आ गई, एक 49 आ गई। कौन सी ले? तो कौन सी ले कैसे करेंगे? ये दोनों को गुणा कर दो, 4 और 5 इसको गुणा करेंगे 20, तो इनका गुणनफल आया 20। जो गुणनफल है, जो संख्या थी, एक तो गुणनफल है एक अपने पास जो 24 संख्या है, ये संख्या गुणनफल से बड़ी है, तो बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला हटा दो। जो संख्या अपन को 24 चाहिए थी वो इन दोनों के गुणनफल से बड़ी है, तो बड़ा वाला ले लो, छोटा वाला हटा दो, मतलब नीचे लेना अपने को 49। ठीक है, बराबर है y प्लस 695। काट दो, 7 से काट दो, 7 7 49, 7 से काटोगे तो इसको 7 एकम 7, कितना जो 18, 7 दूनी 14 और 42, 7 छिंग 42। 7 से फिर काट दो, 7 से कितने बार? 7 एकम 7 और 8 7 56, 18। ठीक है, 26 को 5 से गुणा करेंगे तो 130 गुणा में 18 बराबर क्या हो रहा है? y प्लस 695। इसको गुणा करो 0, 18 तिया 54 हासिल 5, 18 और 5 23, 2340 आ गई, बराबर y प्लस 695। 2340 में से अपने को y की वैल्यू चाहिए, तो इस 695 को इसमें से घटा दो। 10 में से 5 गए तो 5, यहाँ बच गए 13, 13 में से 9 गए तो 4, यहाँ कितने बच गए? 22, क्योंकि 2 बच गए ना। 22, 22 में से 6 गए तो 18, 1845 y की वैल्यू अपने पास आने वाली है। 22 में से 6 गए तो 16, सॉरी 18 नहीं, 22 में से 6 गए तो 16। ऑप्शन नंबर 1।
आया समझ में? चलो बढ़े आगे की ओर। कोई संख्या है उसको 50% बढ़ा दिया तो 3630 प्राप्त हो रहा है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है? 1/2। तो संख्या 2 थी, इसको 3 कर दिया, तो 3 की वैल्यू दे रखी है 3630 रुपये। कितना गुना आ गया? 1210। इसको 1210 से गुणा कर दो, 2420। तो अपनी जो वास्तविक संख्या थी वो 2420। ऑप्शन नंबर 2। बहुत इजी सा सवाल है, इसमें ऐसा कुछ था नहीं वैसे देखने के लायक। देखो, निम्न में से सबसे बड़ा बिन पूछ रहा है, 4 के 7 टुकड़े कर रहा है, 4 के 45 टुकड़े कर रहा है। अब देखो, सबसे बड़ा चाहिए ना अपने, इन दोनों में सबसे बड़ा क्या हो सकता है? इन दोनों में से सबसे बड़ा 4/7। क्यों? किसी संख्या के या तो 7 टुकड़े करे तो कम होंगे ना। संख्या 4 के 45 टुकड़े कर रहा है, तो ये छोटी होने वाली है, ये बड़ी होने वाली है। ठीक है, नेक्स्ट, इन दोनों में से देखेंगे, इसको 3 से गुणा करो अभी, क्योंकि इसमें देख लो अपने को जो इजी लगे ना, कि अपन यार इन दोनों में से हर छांट के इसको हटा सकते हैं किसी एक को। तो 3 से, तो ये तो 12 हो गई और ये 21 होगी। यहाँ पे क्या कर रहा है कि 12 के 21 टुकड़े ही कर रहा है या 12 के 38 टुकड़े कर रहा है? तो इनमें से बड़ी कौन सी हुई? ये वाली, इसको हटा दो। ठीक है, बचा के केवल अपने पास 2 भिन्न बच गई, 4/7 और 65/87। ठीक है, या तो इनके आसपास की किसी एक संख्या को इसको गुणा कर लो, आसपास की ले लो, या इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि दो तो अपने अप्रोक्स देख के हटा दिया। ठीक है, अपने को केवल आंसर से मतलब नहीं है, किसी तरीके से आप सोल्व करो। 7 चौक 28 क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 चौक 28 हासिल 2, 8 चौक 32 और 2 34। इसको इधर से करो, 7 पंजे 35 हासिल 30, 7 चिंग 42, 3 45। तो इन दोनों में से बड़ी कौन सी रहने वाली है? ये वाली, इसको हटा दो, तो 65/87। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अपने को केवल आंसर से मतलब नहीं है, सॉरी, आंसर से केवल अपने को आंसर से मतलब है। किसी भी तरीके से करो, अपन ने 4 में से 2 हटा दी, 2 को इस तरीके से हटा लेंगे। अगर इनमें भी से भी मैं बताऊं, दोनों में से इस संख्या के आसपास ले जाओ, फिर देख लेंगे, ये अप्रोक्स देके हटा देंगे। ठीक है, बढ़े आगे की ओर। चलो नेक्स्ट। नंदिनी और नंदिता एक व्यवसाय में 32:3 के अनुपात में निवेश करती है। यदि कुल लाभ 2522 रुपए का है, तो नंदिनी और नंदिता को प्राप्त लाभों के बीच में कितना अंतर है? दोनों का रेशियो ये है कि इस अनुपात में निवेश करती है। समय इक्वल दे रखा है, दोनों का 1-1 वर्ष दे रखा है, तो जिस अनुपात में निवेश होगा उसी अनुपात में उनका लाभ होने वाला है। टोटल निवेश कितना है? 2522 रुपये। यूनिट में कितना है? 35। सही है, इनका डिफरेंस कितना का हो गया? 29 का। कुछ नहीं, सोल्व करना है इसको, 5 से कटेगा नहीं, 5 से कटेगा नहीं। शायद यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि 32:23 हो सकता है यहाँ पे। इससे देख लेते हैं, अगर इससे नहीं आएगा तो इसका मतलब यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक है। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, प्रिंटिंग मिस्टेक। जो तरीका रहने वाला है वो ये का ये रहने वाले। 7 से काट के देख लो, 7 पंजा में 35, 7 से काटेंगे 7 तिया 21, 7 सिंह 42, पूरा पूरा नहीं कट रहा, इसका मतलब ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे। इससे लेके देख लेते हैं एक बार, कौन से 32:23। टोटल कितना है? 2522। यहाँ पे 32:23 लेंगे तो कितना हो गया? 55 गुणा डिफरेंस कितना हो गया? डिफरेंस हो गया 7 और 2 9 का। शायद ये भी गलत हो सकता है, मैंने ऐसे ही ज्यूम किया था। 5 से करो, 5 से नहीं जा रहा, मतलब ये भी नहीं है। सही, ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, तरीका यही रहने वाला है। ठीक है, बढ़े आगे की और। नेक्स्ट देखिए, एक भिन्न दे रखी है, अलग अलग उसको जोड़ कर रखा है, अपने को केवल उसका मान निकालना है। एलसीएम ले लो, 14, 7 दूनी 14 में 2, 7 दूनी 14, 5 दूनी 10, 14 है 2 कर लो, प्लस 7 दूनी 14, 4 दूनी 8, माइनस 28। ठीक है, इनको जोड़ेंगे अपन, 2 और 10 12, 12 और 2 14, 14 8 22, 22 माइनस के 28, माइनस के 28 में से 22 गए तो माइनस के 6,
और नीचे बटे 14, 2 से काट दो -3/7, -3/7 आ रहा है कहीं पे, -3/7, 6/14 ऑप्शन नंबर 3। अपन ने एक स्टेप आगे और कर दी, इसको आगे और 2 से डिवाइड कर दिया, ये नहीं करना था, ये वाला नहीं करना था, केवल यहीं रख रहा है ऑप्शन अपने को। बढ़े आगे की ओर, चलो अगला वाला देखो। समान लंबाई की 2 रेल समांतर पटरियों पर इस किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है। एक चल रही है 112 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, दूसरी चल रही है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से। तो तेज चलने वाली ट्रेन है वो धीमी ट्रेन को या दूसरी ट्रेन को 45 सेकंड में पार कर जाती है। प्रत्येक ट्रेन की लंबाई, तो लंबाई होती है, क्या होती है, लंबाई बराबर चाल इंटू समय। चाल है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो दोनों इनके जो चाल का डिफरेंस है वो होने वाला है। यहाँ पर 112 में से 20 कम कर दो आप, कितना हुआ, ये हो गया अपने पास 92, 92, ठीक है। अब ये दे रखा है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा को अगर अपन मीटर पर सेकंड में बनाएंगे ना, तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो 5/18, ठीक है। और समय क्या है 45 सेकंड, तो लंबाई किस में आएगी, मीटर में। वो ट्रेन कितनी थी, दो ट्रेन, समान लंबाई की 2 ट्रेन, ठीक है। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 9 5 45, 2 से काट दो तो 46। अब इसको गुणा करो, या तो 2 से आगे यहाँ डिवाइड कर दो ना, 23 को 5 से गुणा करेंगे तो 115 को 5 से गुणा और कर लो, तो एक ट्रेन की लंबाई ये आ जाएगी। 55 25 हासिल 2, 11 5 55 और 2 57, तो एक ट्रेन की लंबाई 575 मीटर, ऑप्शन 1, ठीक है। कैसे किया, सिंपल बेसिक फॉर्मूला, लंबाई बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। अब ट्रेनें हैं 2, समान लंबाई की है, अगर एक की लंबाई एल है तो दूसरी की लंबाई भी एल है, दोनों जुड़ जाएगी। अगर इस स्थिति में या इस प्रकार के क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 2 ट्रेनें एक दिशा की ओर चल रही है, तो दोनों की जो चाल है वो घट जाए, दोनों की चाल का डिफरेंस हो जाएगा। अगर एक की चाल x1 है, दूसरे की चाल x2 है, और इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा है कि जो तेज चलने वाली ट्रेन है या फास्ट चलने वाली ट्रेन है, ठीक है, वो धीमी चलने वाली या दूसरी ट्रेन को पार कर जाती है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ओवरलैप हो रहा है, तो जो डिफरेंस है, जो चाल का डिफरेंस है वो होने वाला है। और अगर ये एक ट्रेन एक दूसरे के विपरीत चल रही है, तो दोनों की चालों का योग हो जाएगा, तो x1 + x2 होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, 8 संख्याओं का औसत दे रखा है 20, इसमें से 5 संख्याओं का औसत दे रखा है 14, तो शेष 3 का पूछ रहा है, तो 3 से भाग कर दो। 8 को 20 से करेंगे 160, -14 5 70/3, 90/3, क्योंकि 160 में से 70 घटाएंगे तो 90 आने वाला है, बटा में 3 तो 30, तो 3 संख्याओं का औसत रहने वाला है 30, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। बड़े आगे की और नेक्स्ट, यदि 1952 मीटर लंबाई की एक रेलगाड़ी किसी खंबे को पार कर रही है, तो जो रेलगाड़ी है उसकी चाल स्पीड क्या रहने वाली है, 1952/122, ठीक है। क्यों, क्योंकि चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 1952 मीटर, खंबे को पार कर रही है 122 सेकंड में, तो ये रेलगाड़ी की चाल हो गई। पूछ क्या रहा है, रेलगाड़ी द्वारा 160 मीटर लंबाई के प्लेटफॉर्म को पार करने में लगा गया समय, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। अब दूरी कौन सी हो गई, ये तो रेलगाड़ी खुद की लंबाई हो गई, और ये इस प्लेटफॉर्म की लंबाई हो गई 160, जोड़ दो दोनों को, 2 6 5 11, 6 5 11 19 रेख 20 रेख 21, ठीक है। समय बराबर दूरी हो गई बटे चाल 1952 गुणा में 122। अब केवल अपने को ये कैलकुलेशन करनी है और टाइम आ जाएगा, कैलकुलेशन कर लो, करो आप। कैसे करोगे, इसको काट लो आप, 2 से करो, 6 1, इसको 2 से करोगे जना, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ठीक है। आगे इसको
इसको करेंगे, नहीं आएगा, अब 2 से फिर काट लो, जहाँ तक नहीं आए तो काटा। अब अगर समझ में नहीं आ रहा कि किस संख्या सीधी डिवाइड हो जाएगी नहीं हो जाएगी, तो अपने पास 2 कॉमन आ रहा है अभी, तो काट लो, 2 से काट लो। 10 दूना 20, 5 दूनी 10, 6 दूनी 12, इसको 2 से काट लो ना। 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। आगे कुछ हो रहा है? आगे की अपने को समझ में नहीं आ रहा है। ये 8 से कट रहा है, ये 8 से कट रहा है, 8 से काट दो। 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, बच गए 2 25, 8 3 24, 8 दूनी 16। इसको 8 से काट दो, 8 6 48 और 8 एकम 8, 61 से 61 कट गया, बच गया कितना? 132 सेकंड। 132 सेकंड, ऑप्शन नंबर 4 है समझ में। अब देखो, अपने काटापीटी कर ली, ठीक है। अपने पास कितना आ रहा था? 61 आ रहा था, और यहाँ आ रहा था 61 आ रहा था, तो 61 नहीं 122, यहाँ आ रहा था 2112/1995। केवल अपने को कैलकुलेशन करनी है, कॉमन देखना है कि 8 कॉमन आ रहा है, 16 कॉमन जा रहा है। अगर 16 कॉमन जा रहा है तो सीधा 16 से घटा दो। तो नहीं समझ में आ रहा है तो जैसे जैसे धीरे धीरे एक एक स्टेप से उतरते जाओ। यहाँ टाइम क्यों लग रहा है? क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ। पेपर में इतना टाइम नहीं लगाना अपने को कि तुरंत तुरंत प्रभाव से एक्शन लेना है। फर्नीचर की 3 वस्तुओं का औसत मूल्य दे रखा है, कोई फर्नीचर की 3 वस्तुएं हैं, उनका औसत मूल्य दे रखा है 15,855। तो टोटल मूल्य कितना हो जाएगा? 3 से गुणा कर दो। तो 3 वस्तुएं, उनका क्रम मूल्य का अनुपात, उनके मूल्य का अनुपात ये दे रखा है 7, 3:5:5:7। जोड़ लो, 7 और 5 12 और 3 15, मतलब 15x की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे महंगी वस्तु की मूल्य पूछ रहा है। सबसे महंगी वस्तु कौन है? 7x की वैल्यू पूछ रहा है। अब देखो ये कितना हो गया। इसको 855 को एक बार ऑप्शन से करना सिखा रहा हूं मैं आपको। जिस प्रकार से रेलवे ने ऑप्शन दिए ना, वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ऑप्शन से किस प्रकार से अपन सीधे जा सकते हैं। 855 को भूल जाओ, 15,000 है, 15,000 को 3 से गुणा करेंगे 45,000। एज्यूम करो 45,000। अपने को चाहिए 15x की वैल्यू है 45,000। अपने को लगभग इसका आधा कर रहा है, आधे से थोड़ा कम है। 15x का आधा कितना होगा? 7.5x। उससे भी कम कर रहा है, उससे थोड़ा खासा कम कर रहा है। तो इसका 45,000 का आधा करेंगे 22,500। 22,500 से कम है कि 21,000 हो सकता है या 20,000 हो सकता है, इससे ज़्यादा कम नहीं हो सकता। तो 20,000, 22,000, 22,500 के आसपास की वैल्यू देख लो। ये 5,000 है, ये 7,000 है, ये 3,000। ऑप्शन नंबर 3 22,000। ठीक है, ऑप्शन से करना सिखा दिया मैंने आपको। और वैसे करेंगे तो देखो, इसको 3 से गुणा कर लो, 15,800, 15,855 गुणा 3। ये किसकी वैल्यू थी? 15 की। अपने को चाहिए 7 की वैल्यू। 3 से काट दो 5, 5 से काट दो 5 ती 15, 5 एकम 5 35, 7 पंजे 35, 5 एकम 5। इसको करेंगे अपन 7 से गुणा, तो 7 7 7 49 का 9, हासिल 4, 7 और 4 11, हासिल 1, 7 या 21 रेख 22, 22,197। आ रहा ऑप्शन नंबर 3, 22,197 ऑप्शन नंबर 3। बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, दो लंबवर्तीय शंकु की ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, इनके आधार का माप दे रखा है। देखो शंकु इस प्रकार से बना लेंगे अपन। ये इसकी हाइट हो गई, ये इसका तिर्यक ऊंचाई हो गई, और ये इसकी रेडियस हो गई। अब बोल क्या रहा है कि समवर्त जो लंबवर्तीय शंकु है उसकी ऊंचाई का अनुपात, दो लंबवर्तीय शंकु है, H1 मान लो, इसकी H2 मान लेंगे, दूसरे वाले की इसकी H2 मान लेंगे, ये रेडियस R1 मान लेंगे, इसकी R2 मान लेंगे। आयतन पूछ रहा है, तो आयतन में अपने पास तिर्यक ऊंचाई से कोई मतलब नहीं है। आयतन का अनुपात पहले मान लो, एक शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई R1² H1 बटे 1/3 पाई R2² गुणा में H2। ये पहले का वॉल्यूम है, ये दूसरे का वॉल्यूम है। अब देखो पाई की वैल्यू समान रहने वाली है दोनों में। पाई की वैल्यू या तो 22/7 रहने वाली है या 3.14 रहने वाली है। तो काट दो, क्योंकि दोनों जगह पाई की वैल्यू समान रहने वाली है। 1/3 भी कट जाएगा ऊपर नीचे। अब बोल रहा क्या है कि ऊंचाई का अनुपात दे रखा है 1/9, तो ऊंचाई के अनुपात लिख लो आप 1/9। गुणा में क्या है? जो इनकी त्रिज्याओं का स्क्वायर है अनुपात में, त्रिज्याओं का अनुपात का स्क्वायर है।
अब देखो आधार का परिमाप दे रखा है। आधार क्या है इसका? एक सर्कल का आधार है, सर्कल की तरह पाई आर 2 पाई आर। आधार का परिमाप 2 पाई आर ही है। दोनों का क्या उतना है? 2 पाई आर 1 2 पाई आर 2 बराबर कितना? 9/5। तो जो इनका अनुपात है ना वो आधार का परिमाप का अनुपात उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ही आने वाला है। अनुपात कितना है? 9/5। तो त्रिज्याओं का स्क्वायर करो 81/25 बराबर एक शंकु का वॉल्यूम बटे दूसरे शंकु का वॉल्यूम। 9 से काट दो ये 9 बार। तो अनुपात कितना है? 9/25। जो इनका वॉल्यूम का अनुपात आने वाला है 9/25, ऑप्शन नंबर 4। आधार का परिमाप का अनुपात ही उनकी त्रिज्याओं का अनुपात है। कैसे? क्योंकि आधार किस प्रकार किस बेस का है? सर्कल की बेस का। सर्कल की परिधि परिमाप क्या होता है? 2 पाई आर। दो अनुपात में दे रखे, एक का 2 पाई आर 1 दूसरे का 2 पाई आर 2। 2 पाई से 2 पाई काट दो, क्योंकि पाई की वैल्यू सेम रहने वाली, ऊपर नीचे कट जाएगी, 2 से 2 कट जाएंगे। तो उनका आधार का परिमाप का अनुपात ही उनके त्रिज्याओं का अनुपात रहने वाला है। नेक्स्ट, 41 संख्याओं का औसत 33 है। 70वीं संख्या, केवल कुछ नहीं करा, अभी अपन ने पीछे क्वेश्चन किया था, डाटा चेंज करा है। 70वीं संख्या में 17 संख्याओं में 70वीं संख्या भी कॉमन आ रही है, 25 संख्याओं में भी 70वीं संख्या कॉमन आ रही है। वही पिछले वाला क्वेश्चन है, इसको आप खुद सोल्व करोगे। नेक्स्ट, एक ठोस अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोला है, गोला पूरा नहीं अर्धगोला है, इस प्रकार से ये रेडियस हो गई। संपूर्ण पृष्ठीय अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? गोले का पूर्ण गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन इसमें ये वाला जो सर्कल है उसका भी एरिया जुड़ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। 3 गुणा में पाई की वैल्यू कितनी लेनी है नहीं बता रखी, तो 22/7 कर लो। ठीक है, गुणा आर स्क्वायर निकालना है, बराबर में 152 दे रखा है, क्योंकि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की वैल्यू दे रखी है। पूछ क्या रहा है? त्रिज्या पूछ रहा है। तो जैसा अपने फॉर्मूला लगा दिया, 152 के बराबर कर दिया, काटा पीटी कर लो। 3 से कट रहा है, 5 और 2 7 और 8, 3 से नहीं कट रहा, 11, 2 से काट दो, ये 11 बार, 2 से काट दो, 7 दूना 14 और 6 दूनी 12। ठीक है, आर स्क्वायर बराबर यहाँ क्या हुआ? 76, 7 को इधर ले जाओ और 11 गुणा 3 33 नीचे आ जाएगा। स्क्वायर है, स्क्वायर हटाएंगे तो इसके यहाँ रूट आने वाला, अंडर रूट आ जाएगा। तो आर की वैल्यू क्या होने वाली है? 73 को 7 से गुणा करो, 7 छक्के 42 हासिल 4, 700 गुणा 4 4 53, 532/33 और इसका वर्गमूल 532/33 का वर्गमूल, ऑप्शन नंबर 3। क्या करा? अपने को पता है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आर स्क्वायर होता है, इसको 152 के बराबर कर दिया, आर की वैल्यू निकाल ली, बस इतना सिंपल सा। एक पाई चार्ट दे रखा है और इसमें वे का परसेंटेज वितरण दर्शाया गया। देखो ये दर्शाया गया, प्रिंटिंग कॉस्ट दर्शाई गई, प्रमोशन कॉस्ट, बाइंडिंग पेपर कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और रॉयल्टी। पूछ क्या रहा है? यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए पेपर कॉस्ट के रूप में 20,400 रुपये का भुगतान करता है, प्रकाशक है, पेपर कॉस्ट के रूप में 20,400 रुपये का भुगतान कर रहा है। पेपर कॉस्ट है कितनी? पेपर कॉस्ट है ये वाली 20%। 20% की वैल्यू कितनी है? 20,400। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है? तो प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी के बीच के अंतर। प्रिंटिंग कॉस्ट कहाँ है? ये वाली 10%, 10% नहीं 25%। प्रिंटिंग कॉस्ट है 25% और जो रॉयल्टी है वो रॉयल्टी कितनी है? 15%। इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया? 10%। ठीक है, अपने पास 20% की वैल्यू है 20,400, 10% की वैल्यू निकालने के लिए इसमें 2 का भाग दे दो, 10,200, बस यही पूछ रहा, 10,200। ये ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन दे दिया मोटा तगड़ा, इतनी लैंग्वेज भर दी, पूछ क्या रहा है? कुछ नहीं पूछ रहा। प्रिंटिंग कॉस्ट और रॉयल्टी के डिफरेंस कितना है? 25% प्रिंटिंग कॉस्ट है और रॉयल्टी है 15%। इन दोनों के बीच में कितना परसेंटेज में डिफरेंस निकाल लो, दोनों का डिफरेंस कितना? 10%। 20% की वैल्यू दे रखी है 20,400, अपने को 10% की वैल्यू चाहिए, 2 का भाग दे दो, बस 10,200। नेक्स्ट, एक स्कूल में खेलों में भागने वाले लड़कों बॉयज और गर्ल्स का अनुपात दे रखा है 5:1। लड़कियों की संख्या, गर्ल्स की संख्या दे रखी है 249
और संख्या पूछ किसकी रही है, लड़कों की संख्या पूछ रही है, कितना गुणा है 249, तो 5 को 249 से भाग कर गुणा कर दो, भाग क्या सॉरी भाग नहीं करना, गुणा करना है। 9 पंजे 45 हासिल 4, 5 और 20 4 24 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12, 1245 ऑप्शन नंबर 1। इतना सिंपल क्वेश्चन। अनुपात है, एक का अनुपात दे रखा है, दूसरे का निकालना है। लड़कों का लड़कियों की संख्या इसे अनुपात 5:1 दे रखा है, एक लड़कियों की संख्या 249 तो लड़कों का 5 से गुणा करना है। नेक्स्ट, यदि एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है और 449 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 449 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 421 मीटर लंबी सुरंग पार करने में कितना समय लगेगा। एक रेलगाड़ी की चाल दे रखी है कितनी, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो 449 है और सुरंग की लंबाई 421 मीटर है। समय पूछ रहा है, समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे चाल। दूरी कितनी है, दूरी मतलब लंबाई, लंबाई किसकी, ये तो रेलगाड़ी की 449 और एक सुरंग की 421, दोनों को जोड़ लो, 0 4 2 6 1 7 और 5 4 9 970। ठीक है, किलोमीटर पर ये होगा मीटर में। अब जो इसकी चाल है वो दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा चाल स्पीड, इसको बदलेंगे किस में, मीटर पर सेकंड में। 5 बचे 18 से गुणा करेंगे, 18 घूम के ऊपर, ये मीटर है और ये सेकंड। अब देखो 18 से काट दो ये 2 बार, ठीक है, 5 दूनी 10 से 1 0 कट गई, तो टाइम आने वाला है वो आने वाला 97 सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा, सुरंग की लंबाई 421 है, रेलगाड़ी की खुद की लंबाई 449 है, दोनों को जोड़ लिया। क्यों जोड़ा, क्योंकि अगर अपने पास टाइम निकालने के लिए क्या चाहिए, दूरी बटे समय। दूरी का मतलब जो रेलगाड़ी और सुरंग दोनों की लंबाई है उनका योग बटे चाल। चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए, क्यों, क्योंकि जो समय पूछ रहा है वो सेकंड में और जो रेलगाड़ी और सुरंग की लंबाई वो मीटर में, लेकिन चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटा। यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना है, ठीक है, यूनिट का भी विशेष ध्यान रखना है। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में गुणा करने के लिए 5/18 से गुणा करेंगे, और अगर अपने को मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा जाना है तो 18/5 से गुणा करेंगे। नेक्स्ट, वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है जो 1688, मैं लिख देता हूँ 1688 12 और 22 से विभाज्य है। अब देखो इन संख्याओं से विभाज्य होनी चाहिए। अपने पास आ रहा है 22, तो 11 का मल्टीपल ढूंढ लो। 11 में किसका भाग जा रहा है, 11 में किसका भाग जा रहा है, इसमें 11 का भाग जा रहा है, इसमें जा रहा है क्या, 11 5 55, इसमें नहीं जा रहा, इसमें 11 का भाग जा रहा है, ये कितना 44 36 36 में नहीं जा रहा, इसमें 11 का भाग जा रहा है, 11 चौक 44 कितना 61 61 में 11 का भाग, ऑप्शन नंबर 1। इतना सिंपल है, क्योंकि एक संख्या अपने पास 22 है, इसका मल्टीपल है 11 गुणा 2 का मल्टीपल है, 11 का भाग देख लो कौन से ऑप्शन में जा रहा है, अपने को कुछ करना ही नहीं पड़ा। और करेंगे तो एलसीएम ले लो सभी का, सबसे बड़ी संख्या उठाओ 22, फिर अगली वाली संख्या किसी भी एक पे आ जाओ, 16 है, 22 में 2 आ रहा है, कितना लाना है अपने को 8 लाना है, 16 हो गया ना। फिर आगे 18, अगली संख्या पे 18, 18 में 9 गुणा 2 होता है, अब इसमें 2 है, 9 नहीं है इन दोनों संख्याओं में, 9 से गुणा कर दो। नेक्स्ट 12, 12 में 4 गुणा 3 होता है, 4 ही इसमें आ रहा है, 3 इसमें आ रहा है, बस अपने को कुछ नहीं करना, ये मल्टीपल है, इसको मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में, बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, एक मिनट रुको, ये एलसीएम सही नहीं लिखा है यहाँ पे, 1688 88 है ये, 18 नहीं है, इसलिए सही नहीं आया। मैं भी सोच रहा हूँ 1400 कैसे जा रहा है एलसीएम। कोई देख लो, बड़ी वाली संख्या उठा लो, 88 88 क्या है, 11 गुणा 8 है। अब देखो 16 के लिए 8 तो आ गया, केवल अपने को 2 चाहिए, ठीक है, फिर 88 ले ही लिया, 16 हो ही गया। 12 के लिए 4 गुणा 3, तो 4 तो आ रहा है, केवल अपने को 3 चाहिए, तो 3 से गुणा कर देंगे, 22 आ ही गया। इसमें 88 को इससे गुणा करना है, 88 को गुणा 3 दूनी 6 से गुणा कर दो,
तो 8 सिंग 48, हासिल 4, 8 सिंग 48, 4 52। तो अपने पास संख्या होने वाली है 528। आया समझ में? आगे की ओर, एक मूलधन जब प्रतिवर्ष 20% साधारण ब्याज पर निवेश कर किया जाता है, 3 वर्षों के बाद उसका मिश्र धन 2880 हो जाता है। तो 2 वर्ष में समान दर पर समान मूलधन पर साधारण ब्याज, देखो ब्याज जो है वो साधारण ब्याज हो रहा है, ठीक है। अब साधारण ब्याज 1 वर्ष में 20%, तो 3 वर्ष में कितना हो गया? 60%। लेकिन पूछ रहा मिश्र धन है, कितना हो गया? 160%। कैसे? ब्याज 3 सालों में, 1 साल में 20% ब्याज मिल रहा है, तो 3 साल में ब्याज, 3 ईयर में ब्याज कितना हो गया? 60%, ठीक है अमाउंट। लेकिन बोल क्या रहा है कि मिश्र धन, उसमें मूलधन भी जुड़ा हुआ है। मूलधन, किसी भी राशि का मूलधन अपने आप में 100% होता है, तो मूलधन 100% और ब्याज हो गया 60%, दोनों का जोड़ 160% की वैल्यू 2880। अब अपने पास पूछ रहा है कि 2 वर्ष में केवल अपने को तो ब्याज बता दो, मेरे को तो साधारण ब्याज बता दो। तो 1 वर्ष का साधारण ब्याज 20%, 2 वर्ष का 40%। 40% कैसे निकालेंगे? इसमें 4 का भाग दे दो, 4 का भाग दे देंगे, ये तो 40% हो गया। इसकी वैल्यू इसमें 4 का भाग दे दो, 720। ऑप्शन नंबर 4, सिंगल स्टेप का क्वेश्चन। नेक्स्ट, एक शंकु की ऊंचाई दे रखी है, शंकु बना लो अच्छा वाला, बढ़िया वाला। ऊंचाई दे रखी है अपने को 12.6 सेंटीमीटर, ये वाली। आधार की त्रिज्या दे रखी है 3.2 सेंटीमीटर, ये वाली, ठीक है। इसे पिघलाकर एक गोले की आकृति में डाला जाता है, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात करो। अब शंकु का आयतन क्या होता है? अगर ऐसा क्वेश्चन हो कि पिघलाकर इस आकृति को इस आकृति में बदला जाता है, तो उसमें आयतन लेंगे अपन, ठीक है। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर शंकु का रेडियस और शंकु की हाइट, तो R1 H1 मान लेता हूं मैं। फिर गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको मैं 2 मान लेता हूँ, ठीक है। पाई से पाई गया, 3 से 3 गया। या शंकु की रेडियस क्या है थी? 3.2, तो पॉइंट को उठाएंगे नीचे 10 ले जाओ, 32/10 गुणा में 32/10 गुणा हाइट कितनी थी? 12.6, पॉइंट को उठाओ नीचे 10 ले जाओ, बराबर 4 गुणा में अपने को चाहिए गोले की त्रिज्या का क्यूब। 4 से काटा पीटी कर दो, 4 से काटोगे तो आप इसको 4 × 12, 4 से काटेंगे तो 112.6 था, 4 से काटोगे 4 × 12, 4 से नहीं कट रहा पूरी पूरी बार, 112.6 था कि 12.8 था? यहाँ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, ये 12.8 है यहाँ पे। कैसे आया 12.8? अभी देखो, इसको आप 28 करोगे तो 4 × 12, 4 दूनी 8, 32, 32 का क्यूब हो गया ऊपर, नीचे 10 का क्यूब बराबर R2 का क्यूब, क्यूब हटा दो तो R2 की वैल्यू कितनी आ गई? 32/10, 10 का भाग दे दो तो R2 की वैल्यू 3.2, ऑप्शन नंबर 2। तो यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, 12.8 सेंटीमीटर आने वाला है, ठीक है। शंकु के वॉल्यूम बराबर गोले का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। नेक्स्ट, एक बैंक अर्धवार्षिक आधार पर गणना करके इसकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.1% है। अब बोल रहा है कि अर्धवार्षिक आधार पर गणना कर रहा है, तो अर्धवार्षिक 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट लगने वाली है, वो लगने वाली है, इसका आधा कर दो 4.05%। अब एक ग्राहक किसी वर्ष की 1 जनवरी को कितना? 8445 रुपये। फिर 1 जुलाई को, 6 महीने बाद 1 जुलाई 8445 रुपये जमा करता है, तो वर्ष के अंत में मिलने वाला ब्याज भी कितना है? वो भी रुपए में। अब देखो, अर्धवार्षिक आधार पर गणना करवा रहा है, तो इस राशि पर जो 8445 है, इस राशि पर अपने को ब्याज मिल रहा है 6 महीने के लिए, पहले 6 महीने के लिए 0.4%, फिर अगले 6 महीने के लिए 4.05%, और इस राशि पर केवल अपने को ब्याज मिलने वाला है केवल 4.05%। तो ये तो जो राशि है 1 जनवरी को जमा करा रहा है, इस राशि पर ब्याज 6 महीने के हिसाब से 2 बारी गुना होगा, वो भी सक्सेसिव रूप से, ठीक है।
और इस राशि पर केवल एक बारी 8445 पर केवल एक 4.5% की वैल्यू लेनी है अपने को। अब देखो सक्सेसिव कैसे निकालेंगे, 4.05 4.05, इसका 4% 4.05 निकाल लेते हैं अपन 8445 का। 8445 का पहले 4% निकाल लो, क्योंकि 0.05 बाद में निकाल लेंगे अपन। 4.05% निकालेंगे, 5 चौक 20, हासिल 2, 4 चौक 16, 17, 18, ठीक है, हासिल 1, देखो 5 चौक 20, हासिल 2, 4 चौक 16, 17, 18, हासिल 1, 4 चौक 16 और 1 17, हासिल 1, 8 चौक 32 और 1 33, इसमें भाग दे दो 100 का, तो अपने पास वैल्यू आ गई 337.8। ये तो 4% निकाल लिया। अब इसका 0.05% और निकालो 8445 का 0.05%, तो पॉइंट हटाएंगे नीचे 100 गुणा परसेंटेज हटाएंगे 100, 5 से गुणा करो 55 25, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, 5 चौक 20 और 2 22, हासिल 2, 8 पंजे 40 और 2 42, नीचे 4 जीरो है तो 4 छोड़ के 0 पॉइंट लगा दो, 1 2 3 4, 4.2 गुणा 4% आया था 337.8, 0.05% आ गया 4.2, क्योंकि अपन ने अलग अलग निकाल लिया, इसको एक साथ निकालो। अगर आप में क्षमता है कि आप एक साथ गुणा कर सकते हो तो 4.05 को सीधा गुणा करके देख लो, 6 महीने का ब्याज निकालो। अपन ने इस प्रकार से निकाल लिया, दोनों को जोड़ दो, 337 में 4 जोड़ेंगे 400, 341 और 0.8.2 की वैल्यू 1, 342। ये केवल 6 महीने का ब्याज आया है। और इस संख्या पर सक्सेसिव रूप से 4 पॉइंट, इस वैल्यू पर 8445 पर दो वैल्यू जुड़ रही है सक्सेसिव रूप से 4.05 4.05। अब अपने पास एक 4.05 का वैल्यू आ गया है, कितनी 3। जैसे कि अपने 1 जनवरी को 8445 रुपये जमा कर रहे हैं, तो इस पर दो ब्याज, 6 महीने वाला ब्याज मिलने वाला है, एक तो 1 जुलाई को और एक दिसंबर को 31 दिसंबर को, और इस वैल्यू पर केवल एक 31 दिसंबर को। तो हो गया कितना, इतना गुणा कर दो, 3 दूनी 6, 4 ती 12, हासिल 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब देखो 1026 आ गया। अब देखो इस वैल्यू पर और मिलने वाला जो 1 जुलाई जमा कर रहे हैं ना 8445, इसका ब्याज आया कितना 342। इस वैल्यू पर, क्योंकि चक्रवर्ती ब्याज सक्सेसिव होता है, इस वैल्यू का भी 4.5 निकालेंगे और इसका 4% ही निकाल लो आप, क्योंकि इसका 4, इस पर भी अपने को ब्याज मिलेगा। चक्रवर्ती ब्याज में क्या होता है, ब्याज पर ब्याज मिलता है। तो इस 8445 की वैल्यू थी, अपने पास मनी था, पैसा था, 12 महीने के लगाया था अपन ने, उसकी दो वैल्यू काउंट होगी, 6 महीने में 2 बारी ब्याज मिलेगा। इस पर एक ब्याज तो निकाल लिया अपन ने, सीधा ब्याज तो निकाल लिया 342 रुपये, ठीक है। अब लेकिन ब्याज पे ब्याज भी मिलेगा अपने को, तो 342 ब्याज कितना था 342 6 महीने के लिए, इसका 4% और ले लो, सीधा ले लो आप, 0.05% छोड़ो एक बार, चलो 4 दूनी 8, 4 चौक 16, हासिल 1, 4 ती 12 और 1 13। नीचे क्या था, नीचे क्या करना था, नीचे अपने को करना था, परसेंटेज वैल्यू थी 4% थी, तो 100 से भाग दे दो 13.68, तो 68 को हटाओ 13 ही ले लो, 6 3 9, 2 और 1 3, तो अपने पास टोटल ब्याज आने वाला है 1039। 1039 के आसपास की वैल्यू देख लो, क्योंकि अपन ने 0.05% था ना, ये काउंट नहीं करा, तो इसके आसपास देख लो, ऑप्शन नंबर 3 ही है, 1039.91। दोबारा बता देता हूँ, समझ में नहीं आया होगा ये, इसको मैं बुझाना देता हूँ। देखो ये अपना डस्टर बढ़िया वाला, अच्छा सा प्यारा सा चक्रवर्ती ब्याज देता है, ब्याज पे ब्याज, साधारण ब्याज साधारण रूप से चलता है। अगर वो आपको 10 रुपये साल में मिलने वाला है तो 10 रुपये ही मिलेगा, उसको 6 महीने में तोड़ो आप, 1.5 साल में तोड़ो या 2.5 साल करो उसकी, ठीक है। लेकिन चक्रवर्ती ब्याज अगर बोल दिया ना कि अर्धवार्षिक हो रहा है, तो मतलब 6 महीने बाद का वैल्यू होगी, उस पर भी आपको ब्याज पे ब्याज मिलेगा, ठीक है। तो आपने 1 जनवरी को जमा कर दिया कितना 8445, और बोल दिया कि अर्धवार्षिक आधार पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.1% है,
अर्धवार्षिक बोल दिया तो इसका 2 भाग कर दो, क्योंकि ये सालाना है। 8.1 वार्षिक बोल रखा है, 4.05%। तो आपको 6 महीने 1 जुलाई को इस पर 4.5% का ब्याज मिल चुका, और 8445। और अगले 6 महीने मतलब 31 दिसंबर को आपको 4.05% मिल चुका। ठीक है, ये इस पर ब्याज हो गया। लेकिन अपने को जो 6 महीने पर 4.05% ब्याज मिला ना, अपन ने निकाला था 342 रुपये। इस पर और ब्याज मिलेगा अपने को, क्योंकि ये तो सीधा ब्याज ही है। 342 रुपये पर और 4% निकालना पड़ेगा अपने को, क्योंकि ब्याज पे ब्याज मिलेगा चक्रवर्ती ब्याज में। ये तो टोटल आ गया इसका। और अपन ने एक राशि जमा कर रहे हैं अपने 1 जुलाई को। ये कितनी कर रहे हैं? 8,445। इसका केवल अपने को सीधा ब्याज मिलेगा, क्योंकि ये 6 महीने पे के लिए अपन जमा कर रहे हैं अर्धवार्षिक आधार पर। केवल 1 वर्ष का पूछ रहा है कि 1 वर्ष के अंत में उसे ब्याज के रूप में कितनी राशि मिलती है। बड़े आगे की ओर, एक दुकानदार किसी पंखे पर उसके क्रम मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान लो क्रम मूल्य उसका 100 था, 20% अधिक अंकित कर दिया, कितना? 120। अब क्या बोल रहा है कि 15% की छूट देता है। 15% की छूट दे दो इस पर। 15% का वैल्यू कितना? 3/20, मतलब 20 रुपये पर 3 की छूट दे रहा है। तो वस्तु की वैल्यू कितनी होगी? 120 थी, 3 की छूट मतलब 17/20। 20 को काट दो 6, 17 छिकी 102। तो लाभ कितना हुआ? लाभ कितना हुआ? यहाँ पर 2 यूनिट का, ट्यूशन के हिसाब से 190 रुपये का। 2 यूनिट की वैल्यू 190, एक की वैल्यू 95। पूछ क्या रहे? अंकित मूल्य, पंखे का अंकित मूल्य कितना था? 120। गुना कर दो 0, 12×5 = 60, हासिल 6, 12 नाम 108 और 6 114, 11,400। ऑप्शन नंबर 1 देख लो आराम से। ठीक है, जिस प्रकार से क्वेश्चन बोलता है वैसे वैसे अपन करते चले गए। क्रम मूल्य से 20% अधिक जो अपनी एमआरपी है उसको डिसाइड करवा रहा है अपन से। एक संख्या दे रखी है 934, फिर ए 6281। अब कहते ये क्या बोल रहा है? 3 से पूर्णतः विभाज्य है। कोई भी संख्या 3 से विभाज्य कब होगी? जब इन संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य हो। तो जो 3 के मल्टीपल काट दो आप, 9 काट दो, 3 काट दो, फिर 8 एक 9 काट दो, 6 काट दो, 4 2 6 काट दो, बचा क्या? 3। बचा क्या? केवल ए। अब ए की जगह क्या रख सकते हैं? ए सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक है, तो ए की वैल्यू 0 तो रह नहीं आ नहीं सकती। ए की वैल्यू क्या आएगी? सबसे छोटी 3, जो 3 से कटती हो 3 ही होगी। इसकी जो ए की वैल्यू आ गई अपने पास 3। और अपने पास ये एक इक्वेशन दे रखी है, इसमें रख दो आप ए की वैल्यू 3। तो 3 में से 2 गए तो 3 में से 2 गए तो 1 गुणा में, 3 में से 1 गया तो 2 गुणा में, ए गुणा में 3 और 1 4 गुणा में, क्या 3 और 2 5 गुणा में, 3 और 2 5, 3 और 3 6 गुणा में, 3 और 4 7। अब देखो यहाँ 5 है और फिर मल्टीपल में 2 भी है, तो मतलब जो लास्ट में आने वाला है वो 0 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 2 नहीं आएगा। ठीक है, अब अपन आगे नहीं जा सकते। मल्टीप्लाई कर लो, 1 से लेके 7 तक की संख्या है। कैसे निकाले? n पदों का योग कैसे निकालते हैं? n पदों का योग कैसे निकालते हैं? n+1/2। संख्या 1 से लेके 7 तक जा रही है, तो 7 × 8/2। सॉरी, योग निकालते हैं या मल्टीप्लाई दे रखा है? मैं भी क्या बता रहा हूँ आपको, बताओ कुछ भी। इसको मिटाओ, अपने को गुणा करना है। 7×42, ये कितना? 5 चौक 20, ये कितना? 3 दूनी 6। ठीक है, 42 को इससे गुणा कर, 42 को 20 से गुणा करेंगे तो 840। इसको गुणा करेंगे अपन 6 से तो 0, 6 चौका 24, हासिल 2, 8×48 2 50, 5040। ऑप्शन नंबर 3 आया समझ में? बड़े आगे की ओर। नेक्स्ट, पी क्यू आर का औसत वजन दे रखा है।
पी प्लस क्यू प्लस आर का औसत वजन दे रखा है, तो तीन तीन संख्याएं, औसत वजन 45 है, 3 से गुणा कर दो, 45 को 3 से गुणा करोगे तो 135। क्यू और आर का औसत वजन दे रखा है 20, तो दोनों योग कितना हो गया 40। पी का वजन पूछ रहा है तो 135 में से 40 घटा दो, पी का वजन आने वाला है अपने पास कितना 95। ऑप्शन नंबर 2। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान। नेक्स्ट, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज दे रखा है 6787, ब्याज की दर दे रखी है 10%, तो वार्षिक रूप से चक्रवर्ती होती है। धनराशि पूछ रहा है, मान लिया अपन ने प्रिंसिपल जो धनराशि है वो 100 मान ली, 100x मान ली। 10% ब्याज की दर से पहले साल का ब्याज कितना हो गया 10x, दूसरे साल का ब्याज कितना हो गया 10x, लेकिन चक्रवर्ती ब्याज बोल रहा है तो ब्याज पर भी ब्याज 10x का 10% x, तो पहले साल पर ब्याज 10x, दूसरे पर 10x प्लस x कितना 11x। दूसरे साल का ब्याज दे रखा है 11x की वैल्यू दे रखी है अपने 6787, तो 11 से भाग कर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11 से काटो 11 6 66 18 11 के 11 गिर 7 अपने को चाहिए धनराशि चाहिए। धनराशि मानी कितनी थी p बराबर 100x, x की वैल्यू 617 रख दो, 617 को 100 से गुणा करेंगे तो 617 गुणा 100, 2 जीरो और लगा दो इसको 61700, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज क्या था, ब्याज पे ब्याज देता है। नेक्स्ट, एक दुकानदार एक वस्तु अक्स अंकित करता है, उस पर 15% की छूट देता है, छूट वाले मूल्य पर 25% का वेट कोई टैक्स लगता है, वेट टैक्स लगता है, वो कितना होता है लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद 408 रुपये में बेचता है, अक्ष की वैल्यू पूछ रहा है। अपन क्या करते हैं, मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है MRP वो 100x मान लेते हैं, ये x ही है, बड़ा वाला x कर लो। अब उस पर 15% की छूट दे दिया, ठीक है, तो कितना हो गया 15%, 85x। अब क्या है, इस पर 25% का टैक्स लग गया, जो 85x आया अपने पास 15% की छूट के बाद 85x, इस पर 25% का टैक्स और लग गया, तो 85x 25% का फ्रैक्शन 1/4, तो इस गुणा 5/4, इसकी वैल्यू आ रही है 408 रुपये, इस पूरे की वैल्यू 408। अपने को चाहिए क्या x की वैल्यू, मतलब 100x की वैल्यू चाहिए, तो 408 यहाँ लिख देता हूँ। किसकी वैल्यू है 85 गुणा में x गुणा 5, जो 4 है यहाँ का वो ऊपर चला जाएगा। अपने को चाहिए कितनी, किसकी वैल्यू 100x की वैल्यू, बस x से x काट दो, ठीक है। अब इसको 5 है यहाँ, इसको 20, 5 से काट देंगे 20 बार, फिर 5 से काट दो ये 17, 5 से काट दो ये 4, 17 से काट दो 17 दूना 34, यहाँ बच गए 6, 68, 17 चौक 68 गुणा में 4 गुणा में 4, तो इसको 4 से गुणा के 96, 96 को 4 से गुणा करेंगे तो 96 को 4 से गुणा और कर लो। कैसे करेंगे, 96 को 100 कर लो, 100 को 4 से गुणा करेंगे 400, कितना कम है 4 कम है, कितनी बार 4 बार 16 बार, तो 400 में से 16 करेंगे तो 384, 384 ऑप्शन नंबर 4। देख लो आया समझ में, कुछ नहीं करा, कोई वैल्यू MRP अंकित मूल्य मान लिया 100x मान लिया, अक्स की जगह अपन ने 100x मान लिया, 15% की छूट दे दी तो 85x हो गई। अब इस पर 25% का टैक्स और लग गया, कि अपन ने वैल्यू निर्धारित कर दी MRP के बाद, छूट देने के बाद 85x वैल्यू निर्धारित कर दी, लेकिन इस पर कोई GST वगैरह ऐसा कुछ टैक्स है वो और लग गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 5/4। इसको बेच रहा है 408 में, तो इस टोटल की वैल्यू 408 है। अपने को चाहिए 100x की वैल्यू, 100x से गुणा कर देंगे। एक संख्या दे रखी है ये वाली बड़ी वाली 8764 A 529, 9 से पूर्णतः विभाज्य है। 9 से पूर्णतः विभाज्य कब होगी, जब संख्याओं का योग 9 से कट रहा हो, 9 से काट दो 9 कट गया, 5 4 ये 9 कट गया, 7 2 ये 9 कट गया, बच गया 8 14, 14 को 9 से काटेंगे तो शेषफल 5 बच गया, क्या 5 प्लस A, तो A की वैल्यू क्या रखे कि 9 से डिवाइड हो गई, A की वैल्यू 4 रख लो, ठीक है। A की वैल्यू 4 आ गई, इस वैल्यू में रख दो 17 गुणा में
एक की जगह 4 को, 4 थी 12, 12 और 5 17, तो 17 गुणा में 17 289, ऑप्शन नंबर 2। आया समझ में? बढ़े आगे की ओर। चलो नेक्स्ट। अब देखो, सुधा का व्यय उसकी बचत से 200% अधिक है। मान लिया जो सुधा का व्यय है वो 100 मान, बचत मान लो, क्योंकि वैल्यू ऐसी मानो कि अपने को आसानी से सोल्व कर सके अपन उसको। तो बचत अगर 100 मान ली, फिर व्यय क्या करेगी, बचत से 200% अधिक है, तो बचत 100 थी, इसका 200% 200, 100 का 200 अधिक कितना, 300। टोटल इनकम 400। दिख रहा है अपने को? आ रहा है समझ में क्या? अपन ने ऐसी वैल्यू मान लिया बचत 100 मान ली। क्यों? क्योंकि अगर बचत 100 का अपन 200% अधिक करेंगे तो अपन आसानी से इसको व्यय को 300 रख सकते हैं। इसी प्रकार से यदि उसका व्यय 4% कम हो गया, व्यय 300 था, 300 का 4% कम, 4% कितना हो गया, 12 कम हो गया, मतलब 288। ठीक है। बचत है, बचत 28% बढ़ गई, 28, 100 का 28% कितना हो, 28, 128। पूछ क्या रहा है कि उसकी आय में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। आय में वृद्धि कितनी हो गई, या 28 की वृद्धि हो रही है या 12 कम हो रहे हैं, तो कितना 16, कितने पे, टोटल आय पहले थी 400 पे, गुणा में परसेंटेज निकालेंगे 100, प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 16 में 4 का भाग देंगे तो 4%। ठीक है। अब देखो ऑप्शन देखो आप, 0.04, 0.08, 0.09, 0.07। अब देखो यहाँ क्या कर रखा है इसको कि 4% है ना, परसेंट को हटाओ आप, परसेंट को हटाओ, परसेंट को हटाएंगे तो क्या, नीचे 100। ठीक है, तो 100 का भाग दे दो इसमें, 0.04, ऑप्शन नंबर 4। ऐसे ऑप्शन से भी खेल रहा है अपने को, क्वेश्चन तो हल करवा ही रहा है, उसके अलावा ऑप्शन से भी खेल रहा है अपने को। ठीक है, तो ये था अपना 3 दिसंबर 2024 का पहला शिफ्ट का पेपर। तो कैसा लगा आपको, जो समझाने का तरीका था वो किस प्रकार से रहा, कमेंट में बताना जरूर। रखते हैं आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में वही 3 दिसंबर के सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, बड़ी उम्मीद के साथ, उमंग के साथ, नई अप्रोच के साथ। तो धन्यवाद आज के लिए, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, धन्यवाद।